सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अलंकार जी, पहले तो ध्येय आईएएस परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा लग रहा है सर? थैंक यू सर। इस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर गेटिंग द सिलेक्शन। कुछ अपने परिवार और अपनी पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपको मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम अलंकार अग्निहोत्री है और मैं बेसिक रूप से जो कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा पूरा परिवार जो है कानपुर से बिलोंग करता है। मैंने अपनी जो भी एजुकेशन है वो पूरी स्कूलिंग, जो बेसिक स्कूलिंग है 10+2 लेवल तक की, वो अपने कानपुर से ही कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन बीटेक है वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद करीब आफ्टर गेटिंग द ग्रेजुएशन डिग्री मैंने 10 साल तक आईटी में एज ए कंसल्टेंट काम किया है और सन 2015 जून में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो मेरा ड्रीम था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो उसको मैंने नौकरी छोड़कर मैंने सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जी, जैसा आपने कहा कि आप नौकरी भी आप कर चुके हैं और आपने कई सारी चीज़ों को वहाँ पे सेक्रीफाइस किया और फिर उसके बाद आप सिविल सेवा की तरफ मुड़े। तो क्या इस पूरे सफ़र के दौरान कभी आपको ये लगा कि नहीं, मैं जॉब छोड़ के गलती कर रहा हूँ, या परिवार का क्या सपोर्ट रहा इसमें? नहीं, मेरा परिवार का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा, खासकर जो मेरी माता जी हैं श्रीमती गीता अग्निहोत्री जी और मेरी जो वाइफ हैं आस्था मिश्रा, उनका बहुत ही सपोर्ट रहा है। और क्योंकि 10 साल तक जो मैंने नौकरी छोड़ी है वो मेरे कुछ फाइनेंशियल और फैमिली ऑब्लिगेशंस थे, उनको मैं कंप्लीट कर रहा था और मैं हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा। और जैसे ही जो मेरे कमिटमेंट्स पूरे हो गए तो मेरा, क्योंकि परिवार जानता था कि ऐसा मेरा एक ड्रीम है, मैं हमेशा से कुछ इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ और मेरे परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैंने फुली कॉन्शियस वे में डिसाइड करके मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जी, जैसा कि मुझे पता है कि आपके पिताजी का देहांत हो गया था, तो पिताजी के देहांत के पश्चात आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ गया होगा। ऐसे में उन जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपने को जिंदा रखने में कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जब मैं 10.5 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। मैं घर में सबसे बड़ा जो लड़का हूँ, भाई था। जब भी कभी कोई किसी भी परिवार में विपत्ति आती है तो कुछ न कुछ आपको नए द्वार भी खोल जाती है। तो देखा जाए, जब घर में जब संकट की जब क्षण आया तो मैंने देखा कि अब आपको अपने लिए एक फ़ाइट करनी है, अपने समाज में अपने आप के लिए एक स्थान बनाना है। तो मैंने अपने जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड को हमेशा से अच्छा रखा। मेरी माँ ने मुझे एक अच्छी परवरिश दी, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उन्होंने जो भी सपोर्ट कर सकती थी मेरी एजुकेशन के लिए उन्होंने किया। और जब मैं इस लायक हो गया कि मैं किसी और अपने भाई या बहन को सपोर्ट कर सकता हूँ, तो उसके बाद मैंने वो सपोर्ट जारी रखा। और जब उस सपोर्ट से जब मुक्त हुआ, जब सब मेरे भाई और बहन सेटल हो गए, उनकी शादी हो गई थी मेरी बहन की, तो उसके बाद मैंने अपने डिसीजन को कंटिन्यू किया। मैंने अपनी जॉब छोड़कर मैंने सिविल सर्विसेज में आया। जी, आप विवाहित हैं और ऐसे में जब आपने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तो क्या आपकी पत्नी की तरफ से भी उतना ही सहयोग आपको मिल रहा था कि या आपके मन में उस तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही थी कि पत्नी का ध्यान कैसे रखेंगे, या आने वाले भविष्य के बारे में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपने कैसे निर्णय लिया? नहीं, मेरी पत्नी की तरफ से बहुत ही सहयोग रहा है इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, खासकर क्योंकि जब मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया था, ये 1 साल पहले ही ले लिया था यहाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने से पहले। क्योंकि मुझे पता था कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मैं किसी और से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के लिए या सपोर्ट के लिए हाथ नहीं फैला सकता। तो मैंने उसके लिए 1 साल कंटिन्यूस नौकरी करके, जब मेरे पास इतने फंड हो गए कि मैं अपने आप को नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए मैं सपोर्ट कर सकता था, तो दोनों ने मिलकर एक डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। मेरे जो भी इन लॉज थे उनको पहले से ही पता था, मेरी माँ को पहले से पता था कि हाँ, 1 साल बाद हम लोग हैं यहाँ पर नौकरी छोड़कर लखनऊ में आएंगे और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे। तो इस पढ़ाई के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? इस पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी रणनीति ये है कि क्योंकि मैं इस तरीके से मिड करियर 10 साल की नौकरी के बाद फुली कॉन्शियस वे में खुद से डिसाइड करके यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो एक तो ये है कि 100% फोकस मेंटेन रखा जाए। तो खासकर से अगर
देखा जाए सोशल मीडिया से मैंने अपनी दूरी बनाए रखी, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना इन्फॉर्मेशन का जो अटैक होता है आपके ब्रेन में, तो उससे कई बार आपको जो आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है प्रिपरेशन में। एक वो है। बाकी मैंने ज़्यादा एक लो प्रोफाइल अपना बना के रखा। मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मैंने किसी भी जो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उन्हीं को ये पता था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने किसी और को बताया नहीं, कोई हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि इससे कई बार आप पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो मैंने उससे बचने के लिए एक लो प्रोफाइल बनाते हुए अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया। आपने पहली बार में इस पद को हासिल किया है, तो क्या आप शुरू से ही इतना कॉन्फिडेंट थे कि आपको लगता था कि पहली बार में मैं इस लक्ष्य को पालूंगा? क्या ये सपना लेके आप चले थे? मैं जब भी डे 1 से मैंने सोचा था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, और जो मेरे क्लोज जान पहचान मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ है या मेरी मदर है, उन सबको ये पता था कि इतनी अच्छी रैंक उनको नहीं एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि पहले अटेम्प्ट में आई विल क्लियर द एग्ज़ाम। ओके, तो क्या लक्ष्य निर्धारित करना इस एग्ज़ाम के लिए, इस तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होता है? हाँ, लक्ष्य आपका देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक तपस्या है, एक धैर्य का आपका एग्ज़ाम ले लेगा, परीक्षा आपकी धैर्य की इसमें होगी। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आप इस तरीके की जो परीक्षा है आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। एंड में आपकी परीक्षा है, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको ही क्लियर करना है, ये लड़ाई आपकी है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप पहले से ही कुछ लक्ष्य बना के चलें कि आपको अपना जो भी बेस्ट देना है, आपका 100% जो आप जिस तरीके से कुछ भी आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज में, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, आप उसमें अपना बेस्ट दें। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी प्रेशर, टेंशन कुछ भी नहीं होगी अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस पूरी तैयारी के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको बहुत ही हताशा सी महसूस हुई होगी या निराशा महसूस हुई होगी, जैसे कि 2016 में आपने ये पेपर दिया, रिज़ल्ट आते आते 2018 ख़त्म हो गया, 2019 में रिज़ल्ट आ रहा है। तो ऐसे में आपने इस पूरी हताशा और निराशा को कैसे मैनेज किया? आपके लिए क्या इसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या रहा? देखिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, करीब 30 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आया मेंस लिखने के बाद। लेकिन जब तक मेंस लिख रहे थे तब तक, क्योंकि हम प्रिपरेशन में इतना 100% या 200% जो बोल सकते हैं उसमें इतना कमिटेड थे, उस समय कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जो रिज़ल्ट आने में डिले हुआ, तो उससे कई बार होता है, बिकॉज आपने एक वेल सेटल्ड नौकरी छोड़कर आपने यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो तब ये लगता है कि आफ्टर 4 ईयर्स, क्योंकि चौथा साल हो जाएगा जून में नौकरी छोड़े हुए, अब आपको वापस जाना है तो आपको एक तरीके से फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि आपको इस तरीके की जो सिविल सर्विसेज की जो नौकरी है खुद ही एक धैर्य की नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरीके से प्रेशर आएंगे। तो क्योंकि आपका आयाम बहुत बड़ा है, आपका जो डायमेंशन जहाँ काम कार्य कर सकते हैं वो बहुत ही एक बड़ा आयाम है, वहाँ पे अलग तरीके के प्रेशर होंगे। तो ये 2-3 साल अगर प्रेशर में हमें रहना पड़ा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। जी जी बिल्कुल। कई बार ये देखा गया कि परिवार तो साथ देता है, आपके जो खास दोस्त हैं वो तो साथ देते हैं, लेकिन आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं या जानने वाले जो लोग रह रहे हैं वो आपके लिए अब एक निगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं कि अच्छी नौकरी थी भैया, छोड़ दिए, क्यों ये सब कर दिया, नौकरी करते करते कर लेते। ये बहुत ही देखने को मिलता है। तो इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटें? जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? ये जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होगा जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलें, क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना एक कोई स्टेटस या ईगो सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है। ये आप अपने लिए एक रण, एक समर में आप उतरे हैं, उसमें 2 से 3 साल लगेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लो प्रोफाइल बना के रखें। किसी रिलेटिव जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, अगर उसको बताना है तो बताएं। बाकी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। आप अपनी लोकेशन अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं किसी से, आप किस सिटी में किस जगह प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपको वो एक डिफरेंट एक फीलिंग आएगी, जीतने की आपको जो फीलिंग आएगी वो अपने लिए आएगी। तो आप किसी दिखावे में मत जाएं, तो कोई प्रेशर भी आप पे नहीं आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जीएस के बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं और एसए होता है, तो सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या अप्रोच रही, आपने कैसे तैयारी की? सब्जेक्ट वाइज मैंने एक प्लान अपना बनाया कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी जीएस के कंपोनेंट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है,
अलग अलग जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं 2 से 3 हफ्ते में एक मॉड्यूल कंप्लीट करूँ, उसको कंटिन्यूस रिवाइज़ करता रहूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अगर एक मॉड्यूल जैसे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो वो पूरा मॉड्यूल ख़त्म करूँ पहले, फिर उसको कंटिन्यूस रिपीट करता जाऊँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं मैंने किया है कि 2 घंटे पॉलिटी का मॉड्यूल पढ़ा और फिर उसके बाद ज्योग्राफी पे स्विच हो गए, क्योंकि उससे रिटेंशन पावर कई बार कम हो जाती है। तो मैंने एक साइंटिफिक अप्रोच लगाई, जिससे कि एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करके फिर उसको रिपीट किया जाए, जिससे कि दिमाग में बातें बैठें। क्योंकि जो यूपी पीसीएस में जो जीएस का जो एग्ज़ाम अभी तक रहा था 2017 मेंस तक, वो एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न में था और फैक्ट बेस्ड ज़्यादा रहता था। तो आपको अगर फैक्ट दिमाग में नहीं बैठेगा तो वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में नोट्स मेकिंग का रोल भी बहुत माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपने कैसे नोट्स बनाए अपने, और नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे बनाया जाए? देखिए, इस एग्जामिनेशन में आप विदाउट नोट्स मेकिंग अगर कोई इसमें सफल होता है तो वो बहुत ही विरला व्यक्ति है। इसमें हर व्यक्ति को, जो भी सीरियस व्यक्ति है, उसको इस एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने चाहिए। खासकर ऑप्शनल्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐसे के लिए भी अपने अलग से नोट्स बनाएं, किस तरीके से आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें फ्रेमिंग करनी है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स बनाएं और इंश्योर करें कि जो कई बार मार्केट में कॉमर्शलाइजेशन है तो नोट्स जो है अवेलेबल रहते हैं अलग अलग टीचर्स के, कोचिंग्स के, उन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। उनको अगर आप रेफ़र भी करना चाहते हैं, कोई यूट्यूब चैनल है या कोचिंग है, उनको एक तरीके से मिलाकर पढ़ाई करें और अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने ही नोट्स जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वही आपको ध्यान में रहेंगे। जैसा नोट्स आपने कहा कि बहुत हैं, इसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आज के समय में मटेरियल की भरमार है। कोचिंग वाले हर कोई ना कोई अपना एक यूएसपी बना के दे रहे हैं, और इतना यूट्यूब पे इतने सारे लोग पढ़ाने के लिए सब टीचर बन के बैठे हुए हैं। ऐसे में जो नया स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? इतने जो इररिलेवेंट मटेरियल है, उस इररिलेवेंट मटेरियल में से रिलेवेंट वाला कैसे छांटना चाहिए? इसके लिए जिस तरीके से आप और हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं उनको, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात करनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर कोई कोचिंग का ऑप्शंस हैं तो आप हर कोचिंग में एज ए ट्रायल आप जाके वहाँ बैठें, आप 7-10 दिन बैठें। अगर आपको लगता है वो कोचिंग में अच्छी पढ़ाई हो रही है, निस्संदेह ज्वाइन करें। लेकिन जो नोट्स के लिए जो रेफ़र करने की बात है, आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करें, जिन्होंने मेंस कई बार लिख चुके हैं, इंटरव्यू अपीयर किए हैं, उनसे बात करें। या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसे कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, ध्येय में हैं, तो उनसे बात करें, वो लोग भी अच्छा एक सलाह दे सकते हैं। तो ध्येय आईएएस में आपका सफ़र कैसा रहा? ध्येय आईएएस मैंने ध्येय आईएएस में ज्वाइन की, और मेरे हिसाब से ध्येय आईएएस में जो जीएस की स्टडीज़ बहुत ही प्रोफेशनल वेज में कंप्लीट की गई। खासकर जो भी मॉड्यूल पढ़ाया गया उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है, मॉड्यूल के कंप्लीट करने के बाद विदिन 1 वीक टेस्ट लिया गया, तो उससे जो भी आपकी नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मॉड्यूल से रिलेटेड, वो आप इमीडिएटली टेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, गलतियां हैं, उसको आप दूर करके फीडबैक ले सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो जीएस की प्रिपरेशन जो मेरा ध्येय आईएएस में जर्नी रही है, उसके बहुत ही योगदान रहा है एक सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम पे, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना था और मैं वैसा ही लक्ष्य लेके आया था। दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा मदद मिली है, जो खासकर जो इंटरव्यू गाइडेंस जो हुआ यहाँ पर, उसमें भी मुझे काफ़ी मदद मिली है। तो वैकल्पिक विषयों के लिए आपने क्या तैयारी की, और क्या वैकल्पिक विषय रहे हैं आपके? मेरे वैकल्पिक विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क रहे। सोशल वर्क के लिए आप इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हैं, और बाकी मैंने एक रेफरेंस, मेरे गाइड थे, मैंने उनसे पढ़ाई की है। तो इन सब तैयारियों के दौरान करंट अफेयर्स का भी आपने कुछ योगदान देखा होगा कि करंट अफेयर आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चंस में, या पेपर का नेचर जो हो गया है वो करंट अफेयर बेस्ड हो गया है। तो करंट अफेयर के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? सर, करंट अफेयर्स के लिए जिस तरीके से कोचिंग से कोई भी जो मंथली या वीकली जो नोट्स आते हैं, जो वेब सीरीज़ चलती हैं, जो आप ग्रुप से शेयर करते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी कुछ मैगजीन्स हैं, टॉप 3 मैगजीन्स आप ले सकते हैं, जैसे क्रॉनिकल है या currentaffairs.com, इस तरीके से जो मैगजीन्स हैं आप उनको ले सकते हैं, उनको रेफ़र करें। और कुछ ऑनलाइन अगर लिंक, आप सोशल मीडिया से दूर रहते हुए अगर इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं, तो जो टॉप 3 वेबसाइट्स होती हैं आप नेट पे देख सकते हैं कौन सी वेबसाइट्स हैं, और उनसे आप रेफरेंस लेके उनके नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी बात है कि अब जो कमीशन या आईएएस या यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपका जो अवेयरनेस चेक करते हैं, आपको फैक्ट बेस नहीं जाते हैं। उसमें 3-4 ऑप्शंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी रेलगाड़ी, जो नई ट्रेन है, ट्रेन 18 का कहीं उद्घाटन, इनाग्रेशन हुआ है और प्रधानमंत्री ने किया है, तो जस्ट ये पूछेंगे नहीं कि किस डेट को किया है, वो कहाँ पर किया है, वो ट्रेन जो है ट्रेन 18 कहाँ बनी थी,
तो इस तरीके का किसी स्टेशन पे उद्घाटन किया, तो एक तरीके से आपका माइंड अवेयरनेस चेक करते हैं। निबंध लेखन का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है सिलेक्शन के नज़दीक जाने तक। निबंध लेखन के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और किस तरह तैयारी की? निबंध लेखन के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा ऑप्शनल सोशल वर्क था, उससे सोशल इश्यूज़, खासकर जो राम आहूजा की बुक है उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि फैक्ट और जो इन्फॉर्मेशन गेन करनी है वो अवेलेबल है। निबंध लेखन के कुछ बेसिक पैरामीटर हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन को असेंबल करना है, फिर उसके बाद उसको स्ट्रीमलाइन करना है। जो स्ट्रीमलाइन करने का कैसे उसको डिलीवर करना है जो एग्ज़ाम में, अगर इनमें आप माहिर हो गए तो निबंध लेखन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड वे में जाइए, कुछ अपने मॉडल सेट करिए कि अगर महिलाओं की समस्या है तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं की आर्थिक समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में कैसे लिखा जाए, उनके बारे में एक्सप्लेन क्या किया जाए, जो अभी करंट सिनारियो में महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस हैं और आगे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इन सब तैयारियों के दौरान आपको कभी ऐसा भी लगा कि नहीं, अब शायद नहीं हो पाएगा, या कुछ और देखते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं, कुछ ऐसा भी कभी आया था क्या दौर? नहीं, ऐसा कभी दौर नहीं आया, क्योंकि देखिए मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने हमेशा से जो 10+2 में मैंने इंटरमीडिएट में 21st पोजीशन थी मेरी यूपी बोर्ड में, ऑल इन द स्टेट। उसके बाद मैंने आईआईटी में भी मेरा अच्छे रैंक से सिलेक्शन हुआ, और मैं उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मुझे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मैंने बीटेक किया। तो एक तरीके से मैं एक पढ़ने में एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं जिस दिन डे 1 से जब आया था तो मैं एज अ रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि यहाँ पे एक अच्छी रैंक मिलेगी, और मैंने अपनी जो भी परंपरा को निभाया। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने लिए कुछ गर्व की बात है, इसमें कई सपोर्ट होते हैं, कई सपोर्ट सिस्टम होते हैं। परिवार का सपोर्ट होता है, गाइडेंस, जो टीचर गाइडेंस होता है, कोचिंग में हम लोग बात करते हैं, मित्रों का, जो हमारे मित्र होते हैं, जो उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, परिवार वालों का काफ़ी सहयोग रहता है, और एक ईश्वर की कृपा रहती है कि आप इस एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएँ। सर, जैसा आपने कहा कि मित्रों का सहयोग रहता है, और एक बात भी रहती है कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, तो ग्रुप स्टडी कितना रिलेवेंट होती है और ग्रुप कैसे फॉर्म करने चाहिए? देखिए, ग्रुप स्टडी, इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, यह एग्ज़ाम एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम है। सिलेक्शन आपका होगा, और जब कभी आपको सिलेक्शन होगा तो किसी ग्रुप का नहीं सिलेक्शन होता है। आप ग्रुप स्टडी इस तरीके से करें कि ग्रुप में जो भी सदस्य हैं, जैसे मेरा भी एक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है और बहुत ही अच्छा ग्रुप है, उसमें नकारात्मक व्यक्ति ना हो। कोई भी ऐसे डिस्कशन आप ना करें कि जिससे आपका आधा घंटा भी खराब हो, 1 मिनट भी आपका उस ग्रुप में ख़राब नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छे जो क्लोज नेट और सेम साइकिक और पर्सनालिटी के लोग मिलते हैं तो निसंदेह ग्रुप फॉर्म करें। उससे कई बार होता है आप अपने पॉइंट डिस्कस करते हैं, ग्रुप के दूसरे जो सदस्य हैं वो लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं, उससे एक आपका जो है एक एटीट्यूड और पर्सनालिटी डेवलप होती है, और उससे आप जो है एक जो इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी क्षमता बढ़ती है। जब आप मेंस में राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो भी आप अच्छी कर सकते हैं, और एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है जो आपका एग्ज़ाम में वो एक अच्छा हो सकता है। तो मैं ग्रुप को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप ही बनाएं। अगर ग्रुप में कोई नकारात्मक व्यक्ति है तो आपको पीछे ही ढकेल सकता है। जी जी, जैसा आपने 2016-2017 तक तो एक पुराना पैटर्न चला आ रहा था, अभी 2018 में एक नया पैटर्न आ गया है जो कि पूरा यूपीएससी बेस्ड है। तो इस अब जो स्टूडेंट्स आपके साथ तैयार कर रहे थे और किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया, या जो सिर्फ और सिर्फ पीसीएस ओरिएंटेड थे और आज वो यूपीएससी का पूरा सिलेबस के साथ वो एक ऊहापोह की स्थिति में है, तो इसके लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? उनको क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ है तो अब सबके लिए चेंज हुआ है। और अब ये सोचें कि जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें और कंटिन्यूस नोट्स बनाएं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट से कितना आप जो भी टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है या हिस्ट्री है, उसको करंट से रिलेट करें, और स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी टॉपिक है उसके नोट्स बनाएं कि उसका कोई भी टॉपिक है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके क्या आप प्लस और माइनस बता सकते हैं। तो इस तरीके से जब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रीमलाइन वे में अगर आप नोट्स बनाएंगे, पॉइंट बेस्ड नोट्स बनाएं, तो जब आप एग्ज़ाम में जा रहे होंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अलंकार जी, मीडियम का इस पूरे एग्ज़ाम में माना जाता है कि काफ़ी रोल होता है, या हिंदी मीडियम, या एक मिथ बना हुआ है कि हिंदी मीडियम वालों को उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, या मटेरियल वाइज इंग्लिश मटेरियल ज़्यादा मिलता है, हिंदी मटेरियल कम मिलता है। तो ये इस मिथ को ज़रा क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में जो ऑप्शनल्स लिखे थे
लेकिन मैं कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो सफल कैंडिडेट्स रहे हैं उनको मैं जानता हूँ जो कि हिंदी मीडियम से थे। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि जिस भी मीडियम में आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अगर उन सब्जेक्ट्स को अगर आप चूज़ करते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में नोट्स जो या बुक्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, उसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो कंटेंट है या नोट्स जो हैं या बुक्स हैं, प्रामाणिक जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं और उनका ही जो हिंदी ट्रांसलेशन जो है बाज़ार में उपलब्ध है। तो कई बार वहाँ पर देखा गया है कि वो कुछ व्यक्तियों को उस सब्जेक्ट में अगर हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे तो एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि इस डिबेट में जो अभ्यर्थी हैं ज़्यादा ना पढ़ें और जिस भी माध्यम में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं उस माध्यम में उस सब्जेक्ट को लिखें। सर, अपने इंटरव्यू के दिन के एक्सपीरियंस को शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, इंटरव्यू के दिन के जिस दिन हम गए तो सबसे पहले तो इतना डर नहीं था पहले, क्योंकि हमने एक मॉक इंटरव्यू सेशन जो धे में ही कर रखा था और मैंने 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे जो भी हमारे एक्सपर्ट थे पैनल में। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रिल किया था और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते थे वो उन्होंने एक फ्रेम्ड वे में काफ़ी हमसे पूछे और जो भी हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी उसको हमने दूर किया। तो उससे हमें कई बार फ़ायदे हुए और सिमिलर क्वेश्चंस जो थे, खासकर मेरे साथ हुआ कि कुछ क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपनी जो बीटेक में जो आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका उस जो उपाधि आपने अर्जित की है उसका आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे, तो वो मैं अपने प्रिपेयर करके गया था। तो ये क्वेश्चन मुझसे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उसी को मैंने जब अच्छे से प्रिपेयर किया तो उसका आंसर जो है मैं बहुत अच्छे से दे पाया। और बाकी हॉबीज़ से रिलेटेड या जो मैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी ड्रिल्स होती हैं कि आप अगर भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे या आपके आप किसी जगह अगर एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं और वहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पर कैसे नियंत्रण में लाएंगे। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे या जो भी हमारे इंटरव्यू गाइड थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, उन्होंने हमें मॉक सेशंस लिए, हमारी क्लास जो उन्होंने ली थी, तो उससे कई बार जो ड्रिल्स हैं उससे हम सीख कर वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट कर पाए कि हम अगर एज ए रियल एडमिनिस्ट्रेटर जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, जब ऑन द जॉब ऑन द फील्ड हम होंगे तो वहाँ पर कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम अपने आप को उस इंटरव्यू जो मॉक सेशंस हुए थे, मॉक ड्रिल्स हुई थी, उससे हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। अलंकार जी, प्रशासन में जाने के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? प्रशासन में जा रहे हैं, एसडीएम के पद पर कार्यरत होंगे, तो ऐसे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ खास रणनीति बनाई है आपने? हाँ, इसके लिए मैंने अपने आप को खासकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रिपेयर किया है। मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हाई प्रेशर जॉब है, 24/7 जॉब है और इसमें अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से प्रेशर होता है आप पर काम करने का। तो मैं कंटिन्यूस अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता हूँ और मानसिक रूप से मैं थोड़ा जो योगा एक्सरसाइज है वो करता हूँ, क्योंकि आपने अभी पिछले जो कुछ समय पहले ही सुना होगा किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रेशर रहता है उसमें कई अधिकारी जो हैं वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट स्टेप्स उन्होंने लिए हैं क्योंकि वो अपने काम और जो भी उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे जो है सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। उन्होंने बहुत ही दुखद कई बार समाचार आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब जो है अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें और जो भी वर्क और लाइफ बैलेंस को अच्छे से बनाए रखें। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं मैं अपने आप को इसमें सफल करूंगा। जी, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक में क्या बदला है? रिज़ल्ट आने के दिन सबसे जो बदलाव ये हुआ है कि एक क्लोजर मिला है कि जो अब इस एग्ज़ाम के बाद मेरे पास कोई एग्ज़ाम नहीं है देने के लिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर से ऊपर कोई यहाँ पोस्ट है नहीं। तो एक तरीके से क्लोजर है कि अब मुझे इस एग्ज़ाम को नहीं देना है, लेकिन ये एक छोटी सी पारी का अंत हुआ है, अगली पारी हमें शुरुआत करनी है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा आप मुझे हमारे परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सबको, जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आईएएस एग्ज़ाम हो या जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए एक लक्ष्य बना के चलें कि एक टाइम फ्रेम में आपको जो सिविल सर्विसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल्स हैं या जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, उनको कंप्लीट करना है। आप
सोशल मीडिया से दूर रहें। इंटरनेट का आप उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित है। ऐसे किसी भी नकारात्मकता से बचें जो आपका समय व्यर्थ में जो बर्बाद करे, और अच्छी किताबों को पढ़ें और कोई भी जल्दबाजी मत करें। कोई भी जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं आप इंश्योर करें कि एक ट्रायल क्लास लें और वही सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपको ट्रायल क्लास के दौरान इंटरेस्ट डेवलप कराता हो। और इसके अलावा मैं बस आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें और सफल हो। अलंकार जी, ध्येय आईएएस परिवार की तरफ से आपको आने वाले भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो। थैंक यू। ध्येय आईएएस की इस कड़ी में आज इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।